नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। चलते हैं हम लोग आज आपका पार्ट थर्ड का है। ठीक है, पार्ट वन पार्ट टू ऑलरेडी 15 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, जो कि मल्टीपल एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। ये सब के लिए आप जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, ये सब एग्जाम्स के लिए, जितने भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं सबके लिए। ठीक है, तैयारी यदि आपका पक्की हो मेरे दोस्त तो चयन आपका निश्चित हो सकता है। और हम टाइम टेकन हम लोग नहीं लेते हैं, आप लोग को पता होनी चाहिए। जितने भी आप लोग ने हल देखे हैं, जितने शॉर्ट तरीका से हो सकते हैं उतने तरीका से बताते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप लोग सेशन से बन जाइए, सेशन से लाइक बन गए तो लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो यहाँ से आप लोग फॉलो कर लीजिएगा चैनल को, कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ठीक है, और यदि क्विकली अपडेट्स चाहिए तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वहाँ क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से कुछ भी अपडेट आता है सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे, या कोई भी वीडियो भी आता है तो वीडियो यदि क्लास का वीडियो है तो वो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाता है। ठीक है, एक और सेशन चलता है मेरे दोस्त 4 बजे, ये आप लोग के लिए अवेलेबल हो जाता है। ये ग्रुप डी में जितने भी पूछे गए मेन इंपॉर्टेंट है, जो कि अंत से शुरू की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। कल जो आपका हुआ था 9 फरवरी, जितने भी शिफ्ट में इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो करके आए थे। आज आपका 6 फरवरी जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आप अक्सर स्किप कर देते हैं या किसी कारणवश गलती हो जाता है, तो वो सब प्रश्नों को हम लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो आप लोग 4 बजे सेशन से जुड़ना ना भूलिएगा। तो आपका जितने भी अपकमिंग एग्जाम आने वाले हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एलपी टेक हो, या कोई भी हो, सबके लिए अति महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। चलते हैं हम लोग सीधे प्रश्न की तरफ बिना कुछ विलंब किए। ठीक है, नंबर 1 प्रश्न में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये आरपीएफ कांस्टेबल 2 मार्च 2025 को पूछा गया प्रश्न मेरे दोस्त। तो कौन सा ऐसा कथन है इसमें से सही नहीं है। तो पहला नंबर पे चलते हैं, 4 कथन दिया गया है आप लोग के सामने, इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 11 से विभाज्य है तो क्या वो संख्याएं 11 से विभाज्य होगा। क्या विभाजकता का नियम आप पढ़े हैं? यदि आप विभाजकता का नियम जानते हैं मेरे दोस्त, तभी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसका एक प्रॉपर वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है जो कि विभाजकता के नाम से है, वहाँ पे जाइएगा। 0 से 1 से लेकर 11 तक कैसे विभाजकता का नियम कहाँ अप्लाई करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। ठीक है, तो क्या किसी संख्या के अंकों का योग यदि 11 से विभाज्य है, क्या वो पूरी संख्या विभाज्य है होगा 11 से? क्या ये 11 का विभाजकता का नियम कहता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कहता। 11 का विभाजकता का नियम कहता है मेरे दोस्त कि कोई भी संख्याएं आपके पास, मान लीजिए ये संख्याएं हो, तो इसके विषम वाले संख्याओं को पहले आप जोड़िए, जोड़ के मान के चलिए एक्स आया, फिर इसके सम वाले संख्याओं को जोड़िए, मान के चलिए वाई आया। ये 0 या 11 के वैल्यू के बराबर आनी चाहिए, या 11 से ये विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, ये विभाजकता का नियम कहता है, ना कि सम करके 11 से भाग दो। यानी ये कथन गलत है, गलत पूछ रहा था, सही नहीं है, तो आपके साथ उत्तर एक के साथ चले जाएगा। ठीक है, और भी प्रश्न हम आगे ऑप्शन में देख लेते हैं जानकारी के लिए। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 या 9 से विभाज्य, तो वो संख्या क्या है? 3 या 9 से विभाज्य 100% सही है। ये आपका 100% सही है, सही बात है। कोई भी संख्या का अंकों का योग यदि 3 या 9 से विभाज्य, तो वो पूरी संख्याएं 3 या 9 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे 5 या 0 है तो क्या वो 5 से विभाज्य होगी? 100% होगा मेरे दोस्त। इकाई डिजिट पे 0 या 5 हो तो 5 से विभाज्य होगा ही। यदि किसी संख्या का योग 3 से विभाज्य तो, और इकाई अंक पे सम संख्या हो तो वो 6 से विभाज्य होगी, 100% होगी। यानी 3 कथन कहीं ना कहीं ये सच है, और पहला जो कथन दिया गया था मेरे दोस्त ये गलत है। तो आपसे गलत ही पूछा गया था तो पहले के ऑप्शन चले जाएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक रखिएगा, ये प्रश्न रिपीट आपका हो सकता है। दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या बोला गया? एक माली स्वचालित स्प्रे, स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक स्प्रे का उपयोग करके पौधे में 3 पंक्तियों को पानी देता है। स्प्रे ए 12 मिनट के बाद, स्प्रे बी प्रत्येक 15 मिनट के बाद, और स्प्रे सी प्रत्येक 20 मिनट के बाद सक्रिय होता है। यदि वो पहली बार सुबह 9:45 बजे एक साथ सक्रिय होते हैं तो वे छठी बार शुरुआत वाले सहित एक साथ कितने समय तक सक्रिय होंगे, आपको बताना। आपके मान लीजिए आपके गार्डन में 3 बगीचे थे या 3 पौधे थे, उसमें से आप पाइप लगाए, ऑटोमेटिक पाइप लगाई, जो कि एक 12 मिनट में ऑटोमेटिक पानी देता था, दूसरा 15 मिनट में ऑटोमेटिक पानी देता था, और तीसरा 20 मिनट में ऑटोमेटिक पानी देता था। ठीक है, तो 12 मिनट और 15 मिनट और 20 मिनट में ऑटोमेटिक पानी देता था। तो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये तीनों पाइप जो आपका ऑटोमेटिक चालू है, ये कितने मिनट बाद एक साथ पानी देंगे, यानी एक साथ पानी आएंगे कितने मिनट बाद। तो सबसे अच्छा इसका एलसीएम ले लीजिए आप। इसका एलसीएम ही तो वो संख्या होती है जो तीनों से विभाज्य हो, यानी तीनों एक साथ। तो एलसीएम वो बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों से विभाज्य हो जाए। तो इनमें से बड़ी कौन है? 20। क्या 20 तीनों से विभाज्य? नहीं। 40? नहीं। 60? हाँ 60 हो सकता है। तो इसका एलसीएम क्या आ गया मेरे दोस्त? 60 मिनट आ गया, या उसको आप 1 आवर बोल सकते हैं। यानी कि 1 घंटा में ये स्वचालित रूप से तीनों एक साथ चालू हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए? तो आपको छठी बार सक्रिय होंगे। कितनी बार आपसे पूछा गया? 9:45 में एक बार शुरू हो गया था मेरे दोस्त, 9:45 में पहली बार सुबह 9:45 में हुआ था एक बार। तो छठी बार एक साथ कब सक्रिय होंगे? तो छठी बार होने के लिए मेरे दोस्त, छठी बार जो होंगे तो 6 घंटा होंगे, लेकिन 1 घंटा तो एक बार पहले ही हो चुके हैं, यानी कि 6 घंटे में 1 घंटा आपको माइनस करना होगा, हमेशा याद रखिएगा। तो कितने? 5 घंटे बाद फिर ये ऑटोमेटिक चालू हो जाएंगे।
समझ में आ रहा है, क्योंकि छठी बार शुरुआत वाले सहित 7 प्रश्न एक समय एक साथ कब सक्रिय होंगे, यानी 5 घंटे में टोटल ये छठी बार सक्रिय हो जाएंगे। तो कितना एक पहले चालू हो गया था मेरे दोस्त, 9:45 में चालू हुआ था, इसमें 5 जोड़ दीजिएगा, 9 5 14, यानी 14:45 रेलवे टाइम, या इसको बोल सकते हैं 2:45। ठीक है, क्या ये पीएम होगा? जी हाँ, ये पीएम होगा, क्योंकि वो अपराह्न है, इसमें 5 घंटा जुड़ जाएगा तो पीएम होगा। 2:45 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बिल्कुल समझ गए, कुछ नहीं था प्रश्न में। आपको सिर्फ ये निकालना था कि कितने एक साथ, कितने घंटे में एक साथ आएंगे। तो वो बोल रहा था छठी बार एक साथ कब आएंगे। तो छठी बार एक साथ आपका जो 6 बार चलेगा मेरा दोस्त, तो 6 घंटा आना चाहिए, लेकिन एक बार पहले ऑलरेडी चल चुका है, तो उसको तो माइनस करना होगा ना आपको। कर दिए, चलिए आगे। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 1/5 है और उनका योग 45 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम क्या होगा। यानी दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 1/5 है, तो उनका योग क्या दिया गया है दो संख्याओं का, x प्लस वाई 45 दिया गया है। ठीक है, तो उसका अंतर क्या होगा, इसका योग का 1/5 होगा, यानी 45 का 1/5 9 होगा, यानी इसका अंतर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ से आप लोग निकाल दीजिए, ये प्लस माइनस चला जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, क्या 54 होगा, जी हाँ, x बराबर क्या हो जाएगा, 27। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। यदि x बराबर 27 हो गया मेरे दोस्त, दो संख्या है ना, यदि x बराबर 27 हो गया, ठीक है, तो y मान क्या होगा, क्या 18 होगा y का मान। जी हाँ, 18 होगा, तभी तो कुल योग 45 के बराबर आनी चाहिए, 8 7 15 2 1 3 1 4 45 के बराबर आनी चाहिए। तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम वो संख्या होती है जो दोनों से विभाज्य है। क्या 54 दोनों से विभाज्य होगा, जी हाँ, 27 दूनी 54, 18 दूनी 54 एक हो सकता है। क्या 45 दोनों से विभाज्य होगा, जी नहीं, 18 से भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 27 से तो हो जाता है, लेकिन 18 बार से नहीं होगा। ठीक है, 36 18 से तो हो जाएगा, 27 से नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है आपका 54 इज राइट आंसर। समझ गए, ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्न थे। चलते हैं आगे हम लोग प्रश्न की तरफ। आगे प्रश्न में बोला गया, एक समकोण त्रिभुज में यदि कोण यानी थीटा की विपरीत भुजा आसन भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है, तो टेन थीटा का मान क्या होगा, आपको बताना है। तो एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज आप उसे बोलते हैं मेरे दोस्त जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो हम मान लेते हैं ये 90 डिग्री कोण है आपका, यही तो समकोण है। तो इसके आसन भुजाएं जो है ना, ये थीटा, मान लीजिए ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है आपका। तो इसके विपरीत भुजा और आसन भुजाओं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है, यानी कि ये 7 सेंटीमीटर होगा, और जो इसका आसन भुजाएं होगा वो 21 सेंटीमीटर होगा। यहाँ तक समझ गए आप लोग, ठीक है। प्रश्न को समझिएगा पहले, यहाँ तक 21 सेंटीमीटर है, अच्छी बात है। तो क्या बोला जा रहा है, टेन थीटा का मान क्या होगा, तो टेन थीटा क्या हो जाता है मेरे दोस्त, अरे लंब बेटे आधार ही तो होता है टेन थीटा, तो लंब कितना है 7 है, आधार कितना है 21 है, बस यही आंसर चले आया, 1/3 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, प्रश्न कुछ नहीं थे, लेकिन प्रश्न सब गलत नहीं किए, तो कुछ स्टूडेंट ने इसमें गलत किए थे, आखिर क्यों गलत हुआ था आप इसमें से देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे प्रश्न की तरफ। प्रश्न में बोला गया है, एक बेलनाकार मोम का ब्लॉक जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, इसको पिघलाया जाता है और उसी आधार त्रिज्या वाले शंकु के रूप में ढाला जाता है, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी आपको बताना। तो सबसे पहले एक बेलनाकार पात्र था आपके पास, मोम था, बेलनाकार के रूप में मोम था, इसकी त्रिज्या दिया गया था, ये त्रिज्या है, ये 7 सेंटीमीटर दिया गया था, और इसका हाइट कुछ ना कुछ हाइट होगा, तो इसका हाइट जो दिया गया था मेरे दोस्त 10 सेंटीमीटर दिया गया था। पहले ध्यानपूर्वक प्रश्न को समझिएगा, ठीक है। फिर इसको पिघलाया जाता है और उसी आधार वाले को एक शंकु में डाला जाता है, ये शंकु है आपका, शंकु है आपका, इसी में इसको डाला जाता है, जिसकी त्रिज्या वही है जिसका इसका त्रिज्या, यानी कि तीनों का जो नीचे वाला पेंदी होगा ना, वो दोनों सेम होंगे, दोनों समान आकृति का होगा, क्यों, क्योंकि त्रिज्या बराबर है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है इसका ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई आपको बताना है, ऊंचाई क्या होगा। तो यानी जो पहले मोम का आयतन होगा और सेकेंड वाला जो आयतन होगा, आयतन तो बराबर होंगे, आप साइंस में पढ़े होंगे, आयतन परिवर्तित नहीं होते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, आयतन को बराबर कर देना, आयतन बराबर आयतन कर देना, क्योंकि आयतन परिवर्तित, जो इसका आयतन था वही इसका आयतन होगा, ये बात आप समझ गए होंगे यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, एच कितना है 10 है, तो 10 बराबर शंकु का आयतन क्या हो जाता है मेरे दोस्त, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर तो इसमें भी दिए गए हैं ना, कितना दिए गए 49 एच। तो यहाँ से आप इजी वे देख सकते हैं, पाई से पाई गया आपका, 49 से 49 गया, तो एच का मान क्या निकल गया 10 से 30 सेंटीमीटर, तो वही इसका यही इसका हाइट होगा, कितना हाइट होगा इसका 30 सेंटीमीटर हाइट होगा मेरे दोस्त, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। समझिए, तो आपको कभी भी पूछ दे, या बेलन को शंकु में ढालने पूछ दे, या गोला को बेलन में ढालने पूछ दे, या घन को बेलन में ढालने पूछ दे, हर समय आपको आयतन बराबर करना है। एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्यों, क्योंकि आयतन चेंजिंग नहीं होगा, जो इसमें आयतन था वही उसमें आयतन जाएगा। ठीक है,
चलते हैं हम लोग आगे प्रश्न की तरफ। बिल्कुल जल्दी में प्रश्न करेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि हमको पता है आपके पास समय है नहीं, तो जितना कम समय में हो सके उतना अच्छा क्वेश्चन करने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या बोला गया, एक 250 मीटर एक लंबी ट्रेन 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में चल रहे व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, एक यहाँ से हो गया। तो फिर क्या बोला जा रहा है कि विपरीत दिशा में 82 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 415 मीटर लंबी ट्रेन दूसरी ट्रेन को पूरी तरह पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो कहीं यदि हम दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेंगे मेरे दोस्त, तो मेरे पास चाल होनी चाहिए, ट्रेन की लंबाई होनी चाहिए। ट्रेन की लंबाई तो दिया गया है, क्या ट्रेन का चाल है? नहीं है, तो ट्रेन का चाल हमको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम ट्रेन की चाल निकालते हैं। ट्रेन की चाल क्या हो जाता है मेरे दोस्त? दूरी बटे समय। चाल दूरी बटे समय होता है ना, तो दूरी क्या होगा? जो ट्रेन की खुद लंबाई होगी यही तो दूरी होगी, यानी 250 बटे कितने समय में क्रॉस कर रहा है? 36 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, तो 36 से भाग देंगे तो यहाँ से टोटल मेरे पास चाल निकल के चले आएगा। ठीक है, तो चाल क्या निकल के चले आएगा यहाँ पे? तो यहाँ से इजी वे, यदि किलोमीटर प्रति घंटा में निकाले मेरे दोस्त, तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालते हैं तो 5 से 50, 18 दूनी 36, यहाँ से साफ आ गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि कब जब भी कोई ट्रेन, दो ट्रेन या एक ट्रेन एक आदमी समान डायरेक्शन में जा रहा हो तो उसका चाल घटेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा तो उसका चाल जुटेगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, 7 किलोमीटर से उसी दिशा में जा रहे थे, उसी दिशा में जा रहे थे, कहीं ना कहीं ये जो 36 सेकंड में ये जो क्रॉस किया तो उसका चाल घटा होगा, घटा होगा ना, यानी कि उसका जो प्रारंभिक चाल होगा वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तभी तो घट के यहाँ 25 किलोमीटर आ गए एक आदमी को पार करने में, यानी कि ये ट्रेन की गति है, ये ट्रेन की गति है। अब समझ में आ गया यहाँ से आपको को ट्रेन की गति निकल गया। अब हम चलते हैं दूसरी ट्रेन की ओर, उसको क्रॉस करवाते हैं विपरीत दिशा में जो आ रहा है। तो विपरीत दिशा में आ रहा है तो चाल जुट जाएगा, चाल जुट के क्या होगा? तो चाल इसका हो जाएगा सर 2 2 4 और 8 3 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समय निकालना, समय क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है आप लोग के पास? तो पहली ट्रेन की लंबाई और दूसरी ट्रेन की लंबाई के योग की ही तो दूरी होगा, यानी 415 और 250 कितना हो जाएगा? तो ये 65 हो जाएगा, 15 और 50 65 हो जाएगा, और 4 2 6 यानी 665 हो गया। 114 ये मीटर में याद रखिए, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 बटे 18 से गुना करना पड़ेगा। नीचे 18 देने के बजाय हम ऊपर 18 देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यदि हम इसको 6 से उड़ाते हैं मेरे दोस्त, तो 6 तिया 18, 6 का 6, 9 छकी 54। ठीक है, 5 से इसको खत्म करते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15। ठीक है, समझ गए? 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एका 3, 19, तो यहाँ से 19 दूनी 38, 19 एका 19, यानी 21 सेकंड में ये दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर देगी। 21 सेकंड इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। समझ गए? ठीक है, यदि मेरे पास ये आदमी जो चल रहे हैं, ये जो आदमी जो पहली ट्रेन जो क्रॉस करता है आदमी को, यदि इस जगह मेरा ट्रेन का चाल दे दिया रहता और ट्रेन का लंबाई दिया रहता, तो हमको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ता ये निकालने के लिए, चाल निकालने के लिए। हमको इस मजबूर कर दिया, इस आदमी को जो क्रॉस किया ना, मजबूर किया हमको चाल निकालेगा, क्योंकि चाल पता रहेगा तभी तो आप दूसरी ट्रेन को क्रॉस करके बताइएगा कितने सेकंड में। आपके पास चाल ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि वो ट्रेन आपसे तेज आ रही है कि ये कम जा रही है? ठीक है, तो बिल्कुल इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। ये ट्रेन क्रॉसिंग वाले सवाल रेलवे में बहुत प्रकार से आए हैं मेरे दोस्त, तो इसमें से एक टॉपिक ऐसा होगा कि हम सोच रहे हैं 5 से 6 प्रश्न जो रेलवे क्रॉसिंग वाले प्रश्न, जो अक्सर रेलवे क्रॉसिंग वाले प्रश्न है, उस प्रश्न को हम लेके आएंगे जो ग्रुप डी में 2025 और 26 में जो पूछे गए मेन इंपोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, तो एक सेशन उसका अलग से आपका आज एक कल तक में वीडियो डाला जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज एबीसी का परिमाप 10.2 सेंटीमीटर दिया गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? एक आपके पास समबाहु त्रिभुज है, इसका परिमाप दिया गया। परिमाप क्या होता है मेरे दोस्त? तीनों भुजाओं का योग होता है। मान लीजिए एक भुजा की लंबाई ए, तीन भुजा 3a, तो 3a परिमाप दिया गया था कितना? 10.2 मीटर। तो यहाँ से भुजा क्या निकल जाएगा मेरे पास? 3 3 312, जी हाँ 3.4 भुजा सेंटीमीटर में निकल गया। ठीक है, यहाँ तक समझ के बिल्कुल। तो आपसे पूछा क्या गया है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता रहना चाहिए, 3a² बटे 4। तो यहाँ से ए का मान तो है √3, ए का मान क्या है? यानी 34 का स्क्वायर, और बेटे नीचे 100 लिख सकते हैं, क्योंकि ए का मान है तो ये 10 लग जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो √3 34 गुना 34 बटे 100, यहाँ तक आ गया। ठीक है, और गुना 4 कौन लिखेगा मेरे दोस्त? 4 है ना नीचे, तो 4 कौन लिखेगा? तो 2 से कटाते हैं इसको 17, 2 बचा, 2 से कटाते हैं इसको 17, 17 17 हाँ 289 बेटे 100 अपॉन √3। तो यहाँ से इजी वे आंसर देख सकते हैं 2.89, कहाँ पे है? 2.89 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ गए? क्योंकि हम जानते हैं ना भुजा 3a
तीनों भुजाओं का योग ही तो परिमाप आप बोलते हैं, यानी 3a बराबर दिया गया था, भुजा निकल गया तो एरिया में हमको पुट करना था, इसमें ए जो वैल्यू है इसका भुजा है इसमें हमको डालना था। ठीक है, ये प्रश्न आपके मल्टीपल एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, और आने वाले एग्जाम्स में अति संभावना है कि ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सबसे बड़ी संख्याएं कौन सी है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोग के सामने, इसमें सबसे बड़ी संख्याएं क्या है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त, ये जो ऊपर पे जो आप छतरी दिख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है कि ये संख्याएं आपका रिपीट कर रहा है। जैसे 0.07 यानी 2 अंकों पे है 0707, यानी इसका कहने का मतलब है 070707, ये अनंत तक रिपीट करते जा रहा है। इसीलिए हम बार ऊपर पे डैश का चिन्ह लगाते हैं। क्यों, किसे इससे समझ, क्योंकि मेरे दोस्त यदि ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया रहता कि यहाँ तक देता डैश 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 देते रहता, नहीं ना, कुछ उसका एक शब्द होगा, कुछ एक शॉर्ट शब्द होगा जो आप समझ सके कि यहाँ ये अनंत तक जाने वाली संख्याएं हैं। तो यहाँ पे 07 पे पावर बार हो गया, यानी इसका मतलब है 0707 अनंत तक ये रिपीट करता है। इसी प्रकार 07 का क्या मतलब है, 077777 ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो 07 का ये तो मतलब फिक्स है मेरे, तो कोई भी संख्या 07 से कट चुका है। 07 का क्या मतलब है, इसमें 07 फिर 7777 ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो आपसे बोला गया है कि इसमें सबसे बड़ी संख्याएं कौन सी है। सबसे बड़ी संख्याएं कौन सी है, क्या 0.07 बड़ी है, 0.77 बड़ी है, ये 0.07 बड़ी है, ये 0.70 बड़ी है। ये आपसे पूछना, अरे 0.77 ही तो बड़ी है सबसे ज्यादा, तो यही संख्याएं बड़ी लग रही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब इसको निकालने नहीं बैठिएगा, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा ये। अब ये नहीं कि इसको निकालने बैठिएगा, इतना पे कीजिएगा, 99 कीजिएगा, फिर ऐसा मत करना है आपको, ठीक ना। तो जल्दी इसका आंसर जो भी होगा आपको देके वहां से निकलना है। चलते हैं हम लोग आगे प्रश्न की तरफ। हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न है, ये प्रश्न लेके आए थे कल भी, और बोल दिए थे आप लोग को इसमें कोई भी डाउट होगा तो अगली बार में ये प्रश्न लेके आएंगे तो उसमें डाउट क्लियर हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, बोला जा रहा है पेड़ 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 मतलब ट्री, पेड़ के पैर से 300 मीटर दूर जमीन पर बिंदु से छोटे पैर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। यानी एक पैर है छोटा सा, पैर के पैर से 300 मीटर दूर, 300 मीटर दूर, ये 300 मीटर दूर है मेरे दोस्त, 300 मीटर दूर क्या बोला जा रहा है, बिंदु से एक छोटे पैर के शीर्ष, ये छोटे पैर के तो ये शीर्ष होंगे, इसके उन्नयन कोण जो है ये 30 डिग्री था। हम मान लिए 30 डिग्री था। ठीक, मानना ही है, और क्या कर सकते हैं हम लोग, मान ही सकते हैं ना, 30 डिग्री है। अब क्या बोले जा रहे हैं ये, कि जब पैर बड़ा होता है, तो ये पैर यहाँ तक था, ये पैर बड़ा होकर मान के चलिए इतना बड़ा बढ़ गया, बड़ा होता है तो उसी बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यानी जिस बिंदु पे ये छोटे पैर का उन्नयन कोण था, अब इसका यहाँ पे उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी हम बोल सकते हैं कि ये बड़ा वाला जो कोण यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो पैर कितना बड़ा हुआ है आपको बताना है, यानी कि आपसे ये हाइट पूछा जा रहा है, एक्स कितना होगा, हम इसको पूरी को एच मान लेते हैं। ठीक है, समझ गए। तो कल भी आपको बताए थे कि कोई भी यदि समकोण त्रिभुज है मेरे दोस्त, यदि एक कोण 90 डिग्री है, दूसरी कोण 30 डिग्री है, तीसरी कोण 60 डिग्री है, तो 30 डिग्री सामने की भुजा ए होते हैं, और 60 डिग्री के सामने a√3 हो जाते हैं, और 90 डिग्री यानी कर्ण वाला भुजा 2a होता है। ठीक है, ये बनाने का है मेरे दोस्त, ये आप भी बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है जिसको गणित में थोड़ा सा समझदारी हो। समझ गए यहाँ तक। तो सबसे पहले हम बड़ी वाले देख लेते हैं, बड़ी का हम निकाल लेते हैं कि सबसे ऊंचाई लंबाई धरती से यानी जमीन से सबसे टॉप पर, यानी कि इस जमीन से सबसे टॉप तक की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ तक कौन क्या बन रहा है आपका, 60 डिग्री बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 90 डिग्री होगा, तो कहीं ना कहीं ये 30 डिग्री होगा। एक सेकंड के लिए मानते हैं, तो 30 डिग्री के सामने भुजा हम जानते हैं क्या होता है, ए होता है। 30 डिग्री के सामने हम जानते हैं भुजा क्या होता है, ए होता है, तो ए बराबर 300 मीटर आ गया यहाँ से। ठीक है, तो ये होता है 300, और 60 डिग्री हमको ये भुजा निकालना है। अरे यही तो भुजा पूरे यहाँ निकालना है मेरे दोस्त, इसके सामने कौन सा कौन है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, a√3, ए का वैल्यू 300 है, तो यानी 300√3, यानी कि ये पूरे की लंबाई निकल गया मेरे दोस्त 300√3। समझ में आ गया। यदि ये सवाल में पूछता कि ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल तक जो है आपका वृक्ष की लंबाई कितनी है, तो हम यहाँ से आंसर 300√3 दे सकते थे। ठीक है, लेकिन हमको सिर्फ यहाँ से ऊपर वाला भाग चाहिए, तो यानी ये वाला भाग माइनस करना पड़ेगा, तो ये भाग हमको पहले निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए तो इसका यहाँ से कोण क्या दिया गया है मेरे दोस्त, 30 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है, तो मान लिया ये 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री के सामने भुजा क्या होता है, a√3, a√3 का वैल्यू दिया गया है क्या 300, तो 30 डिग्री के सामने क्या हो जाता है ए का वैल्यू क्या होगा, यानी कि √3 होगा, तो इसको आप बोल सकते हैं क्या 100√3। ठीक है, तो यानी छोटी वाले की लंबाई क्या निकला 100√3। बस सिंपल है ना यार, बड़ी वाले में से ये छोटी वाली माइनस कर दीजिए, तो ऊपर यानी 300√3 में 100√3 चला जाएगा, तो 200√3
ये बाय है, याद रखिएगा। 200√3 इज राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए। तो इसको चाहे आप टेन थीटा, कॉट थीटा, सेन थीटा, कोसेक थीटा, जिस पे चाहे बैठ के बना सकते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त कि यदि इस प्रकार सवाल आ जाए आपके एग्जाम में, बिल्कुल इस तरह बनाना है, आपको तनिक भी समय नहीं लगेगा। ठीक है। ये मल्टीपल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सिर्फ ये पेड़ के जगह कुछ और रहते हैं, खंभे रहते हैं, घर रहते हैं, घर का मान के चलिए ये बोल देता है कि छोटा वाला बालकनी है, ये टॉप फ्लोर है। तो बहुत सारे प्रकार सवाल बनाए जा सकते हैं। ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे प्रश्न की और आगे प्रश्न में बोला गया है दो कोण पूरक है। पूरक कोण क्या होता है कि दो दो कोण पूरक है। पूरक कोण का अर्थ होता है मेरे दोस्त कि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होनी चाहिए, इसी को आप पूरक कोण बोलते हैं। ठीक है। तो बड़ा कोण छोटे कोण माप के दुगुने से 6 कम है। छोटे कोण के माप से दुगुने कम है। छोटे कोण को यदि हम x मान लें मेरे दोस्त, तो जो बड़ा कोण हो जाएगा छोटे कोण माप से 5 गुने से 6 कम है, यानी 5x-6, यानी ये बड़ा कोण हो गया, ये छोटा कोण हो गया। साफ साफ जिस प्रकार प्रश्न में बोला जा रहा है उसी प्रकार कर रहे हैं, कुछ अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। बोला गया दो कोण पूरक है। पूरक कोण हम जानते हैं एक्स वाई का योग 90 डिग्री होगा। बड़ा कोण छोटे कोण के 5 गुने से 6 कम है। छोटा कोण को यदि हम x माने तो बड़ा कोण जो हो जाएगा मेरे दोस्त इसके 5 गुने, यानी 5x से 6 कम है, यानी 6 कम करना होगा। और एक बात हम जानते हैं, दोनों कोणों का योग यदि पूरक है तो इसका 90 डिग्री होनी चाहिए। तो दोनों को योग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 6x-6 बराबर 90 डिग्री। तो 6x बराबर ये क्या हो जाएंगे, 6 इधर जाएंगे 96, माइनस है तो प्लस जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, 96। तो x का वैल्यू क्या निकला मेरे दोस्त, 96। तो x क्या था, छोटी ही तो भुजा थी, x छोटी ही तो भुजा थी, यानी 16 छोटी भुजा है। बड़ी भुजा क्या हो जाएगी आपके लिए, तो यानी इसका 5 गुना कीजिए, 16 पंचे 80, और 80 में 6 जाएगा, अरे 74 ही तो बचेंगे, 80 में 6 जाएंगे, 16 और 74। क्या पूछा रहा है, सबसे बड़ा कौन क्या है, तो बड़ा कौन तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ से, 74 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। ठीक है। तो ये निकाल सकते थे आप, कोई बड़ी बात नहीं है, आप निकाल सकते थे। थोड़ा सा आपको ये सवाल पूछे गए थे बार बार थे, इसलिए प्रश्न को लेके आना पड़ा। ठीक है। रवि और कुमार एक असाइनमेंट पर कार्य करते हैं। रवि को कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं, जबकि कुमार को 40 पृष्ठ टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं। तो दो अलग अलग कंप्यूटरों पर एक साथ करते हुए 110 पृष्ठ असाइनमेंट टाइप करने में उन्हें कितना समय लगेगा, ऐसे सीरियल में पूछा गया प्रश्न। ठीक है। यानी रवि अलग से कर रहे थे तो 32 पृष्ठ लग रहे थे, और यदि कुमार कर रहे थे तो 40 पृष्ठ लग रहे थे 5 घंटे में। अब आपको साथ करना, तो हम एक साथ करते हैं कि ये जो रवि और कुमार है एक साथ 1 घंटे में कितने असाइनमेंट तैयार करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले रवि की ओर चलते हैं। तो रवि 1 घंटे में कितने कर लेते हैं मेरे दोस्त, तो 32 पृष्ठ कर रहा था 6 घंटे में। तो 1 घंटे में कितनी पृष्ठ पर टाइप करेगा, 1 घंटे में देख सकते हैं। तो यह तो हम बोल सकते हैं इसको 16/3 पृष्ठ पर आवर की गति से करेगा, करेगा ना। ठीक है। कुमार को हम पकड़ लेते हैं, कुमार कितने कर रहे थे, 40 पृष्ठ कर रहे थे 5 घंटे में। तो हम बोल सकते हैं 8 पृष्ठ पर आवर ये कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर रहे होंगे ना, 100% कर रहे होंगे, जिस प्रकार बोला जा रहा है उसी प्रकार कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं अलग से, याद रखिएगा 8 किलोमीटर पर आवर। यदि ये दोनों को मिला दे तो क्या पता चलता है कि 1 घंटा में दोनों मिलकर यानी रवि और कुमार कितने 1 घंटे में कितने पृष्ठ पर आवर कर रहे हैं। ठीक है। तो 16 इसको जोड़ दीजिएगा मेरे दोस्त, क्या होगा 8 या 24, और 24 ये क्या हो जाएगा 40/3 पृष्ठ पर आवर से ये दोनों कर रहे हैं, क्या चीज़ तैयारी कर रहे हैं, असाइनमेंट तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो टोटल आपके पास कितना पृष्ठ था, टोटल 110 पृष्ठ था। 1 घंटे में कितने पृष्ठ का टाइपिंग कर रहे हैं, 40/3, तो 40/3 से भाग दीजिए, 3 को हम डायरेक्ट ऊपर ले जाते हैं ना यार। तो यहाँ से यहाँ चले आएगा, क्या आएगा आपके पास 33/4। 33/4 को आप पूर्णांक में कैसे लिखेंगे, क्योंकि समय घंटे और मिनट में बदलना है। तो 4×8=32, 1/4। तो हम बोल सकते हैं 8 पूर्णांक 1/4 होगा, यानी 8 घंटे हो जाएंगे और 1/4 मिनट। 1/4 मिनट मतलब क्या हो जाएंगे, तो 1/4 को यदि आप मिनट में तोड़िएगा तो 60 से गुना करना पड़ेगा, 4 से 15, यानी 8 घंटे 15 मिनट का समय लगेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। समझ गए। कुछ नहीं करना, एक साथ करना है। तो 1 घंटे में कितने पृष्ठ पर आवर कर रहे थे वो हम यहाँ से निकाल लिए हैं। निकालने के बाद तो जितना टोटल पृष्ठ था 1 घंटे में कितना कर रहे थे, इसे भाग देने के बाद टोटल कितने घंटे में तैयारी हो जाएगा, तो आपके सामने आंसर पड़ा हुआ। समझ गए। चलते हैं हम लोग आगे प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न मेरे दोस्त क्या ही बताएं इस प्रश्न के बारे में, 2019 का ही था ना, हाँ 2019 CN1/2024 के अंतर्गत, CN1/2024 के अंतर्गत जो वैकेंसी आया था मेरे दोस्त,
उसमें ये मेंस में पूछा गया था, सीबीटी 2 में एग्जाम्स देने याद है गए थे, तो उसमें ये पूछा गया था अभाज्य संख्याओं का समुच्चय का महत्तम समावर्तक किसने किया था। और एक इत्तेफाक की बात यह है कि सीबीटी 1 जो एग्जाम देने गए थे उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था, यानी सीबीटी 1 में भी और सीबीटी 2 में भी, दोनों में ये प्रश्न देखने को मिला था। और बहुत विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न में है कुछ नहीं, पूछा जा रहा है अभाज्य संख्याओं के समुच्चय का महत्तम समावर्तक एचसीएफ किसके बराबर होगा, आपको बताना है। तो कोई भी अभाज्य कोई भी संख्याएं ले लीजिए आप, ले लेते हैं 11 13, तो इसका एचसीएफ क्या होगा मेरे दोस्त, हमेशा एचसीएफ 1 होता है, याद रखिएगा कि कोई भी दो अभाज्य संख्याओं का, चाहे वो सहभाज्य हो, अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक हमेशा 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 1 होगा। क्योंकि महत्तम समावर्तक आप उसी को बोलते हैं जो दोनों में कॉमन आए। तो अभाज्य संख्या में क्या कॉमन आने वाला, अभाज्य संख्या तो वही है जो 1 और स्वयं से कटे, उसमें कोई कॉमन आने वाली है संख्या कोई नहीं। यदि इससे पूछ दे कि अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, तो दोनों संख्याओं का हमेशा गुणनफल होगा। ठीक है, ये प्रश्न लाने का उद्देश्य था मेरे दोस्त, याद रहे आपको, भूल मत जाइएगा भाग दौड़ के जिंदगी में। ठीक है, आगे प्रश्न में बोला गया कि एक कंपनी ने 20 हाई एंड टेबलेट और कुछ मात्रा में स्टैंडर्ड डेस्कटॉप का ऑर्डर दिया था। हाई एंड टेबलेट का मूल्य स्टैंडर्ड टेबलेट से 5 गुना था। एक गलती के कारण डिलीवरी में लैपटॉप और डेस्कटॉप की संख्या में आपस में बदल जाती है। इसमें कुल बिक्री 80% बढ़ जाता है। तो मूल ऑर्डर में हाई एंड लैपटॉप और स्टैंडर्ड डेस्कटॉप की संख्या का अनुपात क्या होगा। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए, सीजीएल में भी ये पूछे गए थे, याद रखिएगा। ठीक है, सीजीएल में भी ये पूछे गए थे। तो ये प्रश्न आप यदि बेसिक से बनाने जाते हैं मेरे दोस्त, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। और आपसे बार बार हम बोले जा रहे हैं कि कोई प्रश्न आप एक तरीका से बनाना नहीं सीखे मैथ में। यदि मैथ में आप फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो मैथ को मल्टीपल तरीके से बनाना आना चाहिए, जैसे कि 1 या 2 विधि से। जैसे इस सवाल में यदि प्रोसेस से बनाते लगता है 1 मिनट 1.5 मिनट समय लग जाता है, लेकिन हम इस सवाल को ऑप्शन से बनाएंगे तो ये समय लगने वाला समय कहीं ना कहीं कटौती होगा। कैसे बनाते हैं ऑप्शन से, हम आइए जानते हैं। तो ऑप्शन से बनाने के लिए सबसे पहले लास्ट में क्या पूछ रहा है उस पर हम ध्यान गौर करते हैं। तो क्या पूछ रहा है कि लैपटॉप और डेस्कटॉप की संख्या का अनुपात क्या है। तो लैपटॉप और डेस्कटॉप की संख्या का अनुपात हम पहला नंबर ऑप्शन मान लिए 2.5 होगा, यानी संख्या का अनुपात ये होगा। 2 लैपटॉप यदि होगा तो 5 डेस्कटॉप होगा। ठीक है, समझ गए, समझ गए। अब क्या बोला जा रहा है ये कि हाई लैपटॉप डेस्कटॉप से 5 गुना ज़्यादा था, 5 गुना मूल्य था इसका, 5 गुना। यदि इसका 1 रुपया था मेरे दोस्त, तो इसका 5 गुना था। नहीं समझे, यदि इसका 1 रुपया, मान लीजिए डेस्कटॉप का, एक डेस्कटॉप का जो मूल्य था, एक डेस्कटॉप का मूल्य मान लेते हैं 1 रुपया था, तो ये लैपटॉप का मूल्य क्या हो जाएगा, 5 रुपया तो होगा, क्योंकि 5 गुना थे, 5 गुना थे, 5 गुना तो होगा। तो मान लिया इसका यदि 1 रुपया होता तो ये 5 रुपये होते। यदि एक इसका मूल्य 5 रुपया होता तो 5 दूनी 10 रुपया होते, तो टोटल कितना रुपया हो जाता आपके पास, 15 रुपया हो जाता ना, हो जाता। लेकिन इसने क्या किया भाई साहब, इसने उलट फेर कर दिए। उलट फेर क्या कर दिए कि लैपटॉप और डेस्क का जो संख्या थे ये दोनों में उलट फेर कर दिए। उलट फेर करने के बाद अब क्या आएगा, इसका मूल्य तो वही लगेगा जो डेस्कटॉप लैपटॉप का लगता था। ठीक है, तो इसका 2 रुपया हो गया। इसका मूल्य 5 गुना है तो 5 पचास 25 रुपया हो गया। तो कितना रुपया हो गया आपके पास, 27 रुपया। तो क्या 80% बढ़ रहा है, हमको हम जानते हैं ऑप्शन से कोई भी सवाल बनाते हैं तो एक चीज प्रूव करना होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ से 80% ये इंक्रीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो क्या 80% इंक्रीज कर रहे हैं, तो 15 से कितना बढ़ा, 27, 12 बढ़ा, कितना पे बढ़ा, 15 पे। तो 100 पे कितना बढ़ेगा, क्या 80% आ रहा है, तो 4 तिया 12, सॉरी 4 तिया 12 नहीं होगा ना, 5 तिया 15, और 5 दूनी 10, और 3 चौके 12, यानी 40 दूनी 80%। हकीकत में 80% बढ़ रहा है सर। यही आप लोग के लिए संख्याएं होगा 2:5। समझ गए। तो ऑप्शन से इस प्रकार सवाल को बनाया था। तो ये एक्सप्लेन आप लोग के सामने जो कर रहे थे, थोड़ा सा टाइम लगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल यदि आप खुद बाय इसमें रिवीजन किए होते तो टाइम नहीं लगता। तो ये है पावर आपका ऑप्शन की भी तैयारी करना। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। इसमें कोई परेशानी आ रहा था आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आगे की ओर प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित व्यंजन को सरल करना है आपको कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, a+2b-c इसमें दिया गया था। तो इसको तरीका सॉल्व करने से अच्छा तरीका मेरे दोस्त कि इसमें a², इसको गुना पहले इसमें कीजिएगा, फिर जो आएगा फिर इसमें कीजिएगा, फिर जो आएगा, फिर इतना करने से बेटर है मेरे दोस्त। a, b और c का वैल्यू हम मान लेते हैं ना, a b c का वैल्यू मान लेते हैं, यानी a b c का जो भी वैल्यू पुट करके जो भी इसका उत्तर आएगा उसी में इसको वैल्यू पुट करके बराबर होगा।
होगा ना। तो हम ए का 1 मान लेते हैं, बी का 2 मान लेते हैं, सी का 3 मान लेते हैं। मान लिए, क्या जाता है मानने में, मैथ है यार, मानना पड़ेगा ना। 1 2 3 मान लिए। तो यदि ए बी सी का मान 1 2 3 हम मान लिए तो इसका क्या उत्तर आएगा, यानी कि इसका मान हो गया 1, इसका 2 दूनी 4 माइनस 3 हो गए, तो कितना हो गया 4 1 5 में 2, ठीक है। बी में 3 गई, ये 3 है, ये 2 है, ये -1, अच्छी बात है। ये 1 है, ये 3 है, तो प्लस क्या हो जाएगा -2, जब -2 है तो ये 4 हो जाएंगे यहाँ पे, प्लस बी स्क्वायर 4 हो जाएंगे। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया मेरे पास, तो -2 प्लस -2 सॉरी -8 प्लस 4, तो 8 2 10 -10 में 4 जाएगा मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं -6 आएगा। तो अब वैल्यू यदि ए का बराबर 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3 सेट करने पर, तो ए बी सी 3 4 चारों ऑप्शन में किसका वैल्यू -6 के बराबर आएगा वो आपको जांचना है। जिसका वैल्यू -6 के बराबर जाएगा वो आपका सही आंसर होगा। तो सबसे पहले नंबर ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 2 दूनी 4 या 12 प्लस 1 दूनी यानी 2 एकम 2 हो गया, 2 2 में का 2 हो गया, 3 दूनी 6 माइनस बी सी क्या हो गया आपका, 2 3 दूनी 6 पंचे 30 माइनस ए सी क्या होगा, 3 का 3। तो क्या 12 6 18 में यदि -33 करेंगे मेरे दोस्तों, क्या -6 आएगा, कभी नहीं आएगा, यानी ये उत्तर आपका नहीं हो सकता, ठीक है। अगले उत्तर की ओर हम लोग चलते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 या 12, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर 3 या 9, अच्छी बात है। 3 AB यानी 1 और 2, 2 1 2 3 दूनी 6, ठीक है, माइनस 5 BC, बी कितना है आपका 2 है, सी कितना है आपका 3 है, 3 दूनी 6 पंचे 30, ठीक है, माइनस ए सी क्या होगा, ये 1 का वैल्यू है, एक का सी का वैल्यू 3 है, 3 का 3, तो क्या हो गया 12 9 21 21 6 27, क्या 27 में -33 जाएंगे तो क्या -6 का वैल्यू आएंगे क्या, जी 100% आएंगे, देख सकते हैं प्रूव हो गया। तो यानी आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। तो आप इस मेथड से जा सकते हैं, ये मेथड आपको इसी जगह मिलेगा। और मैं वादा करता हूं कि आपका जो भी एग्जाम जितने समय में है, यदि सेशन आप शुरू से अंत तक अटेम्प्ट किए मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं 1 या 2 प्रश्न या 3 प्रश्न में आपको फायदा जरूर देखने को मिलेगा। ये प्रश्न आएंगे और बिल्कुल जिस प्रकार बता रहे हैं इसी प्रकार से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि ये सब प्रश्न मेरे अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं ना, ये प्रश्न को देख के वो छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, क्योंकि इसको सब छोड़ देगा, लेकिन याद रहे सब नहीं छोड़ेगा मेरे दोस्त, सब नहीं छोड़ेगा। जिसको टेक्निक पता है वो मार के आएगा, समझ गए। चलते हैं हम लोग आगे प्रश्न की तरफ। ये भी प्रश्न मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, इसमें बहुत सारे बच्चे ने गलती भी किए थे, कुछ प्रश्न में कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी प्रश्न है, सावधानी पूर्वक देखिएगा। ग्रुप डी 2026 में पूछा गया ये प्रश्न, ठीक है। बोला गया है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग प्रति सेंटीमीटर है, ठीक है। एक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग प्रति सेंटीमीटर है, ठीक है। और विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का विकर्ण क्या हो जाता है, तो हम जानते हैं घनाभ का विकर्ण लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर रूट अंडर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये हो जाएगा कुल क्षेत्रफल। तो हमको ये ज्ञात करना है, याद रहे हमको वो ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, तो थोड़ा सा भी दिमाग लगाए मेरे दोस्त। यदि हम एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर कर देते हैं तो क्या मेरे पास ये संख्या आएगा क्या, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एल, ठीक है, समझ गए। समझ गए। तो एल प्लस बी प्लस एच तो दिया गया था 38, तो 38 का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान दिया गया कि नहीं, ये रूट अंडर है, तो दोनों की तरफ हम यदि स्क्वायर करते हैं मेरे दोस्त, ये रूट अंडर कट जाएगा, यानी कि एल स्क्वायर जो हो जाएंगे आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जो हो जाएंगे 22 का स्क्वायर हो जाएंगे। 22 का स्क्वायर क्या होंगे, 484 होंगे क्या, 484 होंगे क्या, जी हाँ। तो 484 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और इसका वैल्यू जो बचा था मेरे दोस्त, ये टोटल का वैल्यू को हम x मान लेते हैं, क्योंकि x का ही तो निकालना, ये टोटल टोटल का ही तो निकालना है मेरे पास। तो x बराबर क्या हो जाएंगे, यानी इसका स्क्वायर कीजिएगा। तो कोई भी वर्ग करने के लिए मेरे दोस्त, यदि आप वर्ग का स्क्वायर करते हैं ना, जैसे 38 का स्क्वायर करना है आपको, कुछ नहीं करना, 3 3 9 लिखिए यहाँ, 0 9 8 8 64 और 8 24 दूनी 48, इसमें ऐड कर दीजिए, एक अंक छुड़ा के 4 814 4 हाथ में 1 9 4 13 1 14, यानी 1444 जाएगा। तो x में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 1444 में 484 माइनस चले जाएगा।
तो x बराबर क्या बचेगा, तो इसमें 0 बच जाएगा, इसमें 6 बच जाएगा आपका, इसमें 9 बच जाएगा, यानी 960 आप लोग के लिए इसका सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल होगा। ये कैलकुलेशन किए थे, इसमें ज़्यादा गहन अध्ययन नहीं करना है। तो कितना एरिया इसका आ जाएगा, 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, सब चीज़ वैल्यू दिया गया था, थोड़ा सा माइंड आपको लगाना था, थोड़ा सा लगाना था कि यदि ए एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का मान दिया गया है, ए प्लस बी प्लस एच का मान दिया गया, तो हमको यही तो पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं मेरे दोस्त, तो कहीं ना कहीं ये मेरे पास एक चीज़ आएगा जो कि निकल जाएगा, यदि ये दोनों का मान दिया गया है तो। ठीक है, कुछ नहीं, ये छोड़े जाते थे प्रश्न, क्यों छोड़े जाते थे पता नहीं। तो ये आपका आज का आखिरी प्रश्न था। कैसा लगा इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो पसंद होगा, और बिल्कुल अच्छा लगा तो और भी पसंद होगा तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, समझ गए। टॉप 15 प्रश्न थे मेरे दोस्त। ठीक है, आपका टॉप जो है 15 प्रश्न थे। अब मिलते हैं हम लोग 4 बजे शाम पीएम में ग्रुप डी के सेशन के साथ, जो कि आज आपका कितने चलेंगे, कितने बजे चलेंगे आज आपका 6 फरवरी को, जो 6 फरवरी जो ऑल शिफ्ट में महत्वपूर्ण प्रश्न हुए थे मेरे दोस्त, आज उसका बिल्कुल बेहतरीन तरीका से सॉल्व हम लोग देखेंगे। तो आप लोग सेशन से बन जाइए। ठीक है, और जितने भी फ्रेंड्स हैं ग्रुप डी के लिए जो कर रहे हैं, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये सेशन भी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, जिसके पास अभी तक नहीं पहुंचा मेरे दोस्त पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि आप सॉल्व देख के आप मजा आ जाएगा, जितने भी शुरू से आप लोग कीजिएगा। ठीक है, पसंद आ गया तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे होगी कोई भी अपडेट्स आप लोग के लिए रेलवे के थ्रू या कोई भी नोटिफिकेशन या कोई वैकेंसी के थ्रू आए, सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।